मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आज दस्तक में सबसे पहले उठाएंगे हम वो मुद्दा जिस पर देश में अभी बड़ी बहस चल रही है। मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिसका ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश में तैयार करके 19 जुलाई तक सबसे राय मांगी गई है। आबादी ज्यादा तो जनता के लिए जरूरी संसाधनों का बंटवारा, सभी को बराबरी और जरूरत मुताबिक मिल पाना कठिन होता है, ये सच है। लेकिन राजनीति में 2 दूनी 4 कभी नहीं होता। इसीलिए दस्तक में आज तलाशेंगे इन सवालों के जवाब कि क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना ऐसा राजनीतिक टूल है जहां विकासवादी सोच दिखती है लेकिन जोर ध्रुवीकरण पर रहता है। जनसंख्या नियंत्रण की जरूरी पहल क्या दरअसल उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव के मद्देनजर वोट पर नियंत्रण का एक जरिया है। पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी पर क्यों सबने अपने अपने धर्म की चिंता सबको सताने लगी, और पूछेंगे यह भी कि जब जनसंख्या नियंत्रण की जरूरी बात सरकारें सोच सकती हैं तो बेरोजगारी नियंत्रण, महंगाई नियंत्रण, टीकाकरण नियंत्रण क्यों नहीं हो पाता है। जनसंख्या नियंत्रण हो तो हम अपनी सरकार की योजनाएं, उसका लाभ जनता तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये ड्राफ्ट वाकई में फिर से एक चुनावी स्टंट के तौर पर उसको देखा जाना चाहिए। विकास के लिए और सामाजिक समरसता के लिए उचित नहीं है। भारत की आबादी को असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ, ये दुर्भाग्य है। विशेष सुविधाएं नहीं लेना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं, 2 बच्चे करें, 5 करें, 10 करें, 20 करें। जैसे मुसलमान भाई हैं उनकी 3 औरतें होती हैं। मुस्लिम वर्ग है खासतौर से, उसमें जो अशिक्षित लोग भी हैं तो वो जनसंख्या अपनी बढ़ाना शुरू करेंगे। 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश भारत, जहां की जनसंख्या चुनावी भाषणों में देश की ताकत के रूप में प्रदर्शित की जाती है, उसी देश में आबादी को नियंत्रित करने की पॉलिसी का ड्राफ्ट जब चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में आता है तो विकास के लिए आवश्यक जनसंख्या नियंत्रण नीति राजनीति में फंस जाती है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण की नीति विकासवादी सोच के मुकाबले ध्रुवीकरण और अपना अपना धर्म, अपनी अपनी आबादी की चिंता के विवाद में ज्यादा उलझ जाती है। 1 मिनट में भारत में 31 बच्चे पैदा हो रहे हैं वर्ल्डोमीटर के अनुसार, और चाइना में 1 मिनट में 9, 9.5 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 10 बच्चे, तो 3 गुना का डिफरेंसेज है। ये हमारे लिए विकास के लिए और सामाजिक समरसता के लिए उचित नहीं है। योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लाने जा रही है ये सरासर गलत है और ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इस बात पर कोई सवाल नहीं कि जनसंख्या नियंत्रित होगी, आबादी संतुलित होगी तो सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, दवाई, पढ़ाई, ट्रेन, बस सब संसाधन सबको मिल पाएंगे। लेकिन फिर क्यों आबादी कंट्रोल करके विकास से ज्यादा धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण जगह बना लेता है? क्या वजह ऐसे बयान है? लोगों का हीरो आमिर खान है। अब पहली पत्नी रीना दत्ता अपने 2 बच्चों के साथ, दूसरी पत्नी किरण राव अपने बच्चे के साथ, कहां भटकेगी उसकी चिंता नहीं। लेकिन दादा आमिर तीसरी खोज में जुड़ गए। यह जो दुनिया कहती थी कि ये अंडा बेचने के अलावा ज्यादा कुछ अकल है नहीं, इतना ही करे तो ज्यादा ठीक है। भारत की आबादी को असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ, ये दुर्भाग्य है। बीजेपी के सांसद आमिर खान जैसे लोगों का शब्द इस्तेमाल करके धर्म विशेष को सीधे बढ़ती आबादी के लिए कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन क्या यही सच्चाई है? उत्तर प्रदेश के उदाहरण से ही समझें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में औसत हर महिला के 3.15 बच्चे, जबकि यूपी की हिंदू महिलाओं के औसत 3.06, जबकि मुस्लिम महिलाओं के औसत 3.6% बच्चे हैं।
यूपी की 44.2% महिलाओं के 2 या 2 से कम बच्चे हैं, जिसमें 44.85% हिंदू महिलाएं हैं और 40.38% मुस्लिम महिलाएं। ये आंकड़े बताते हैं कि बढ़ती जनसंख्या को सीधे एक धर्म के चश्मे से नहीं देख सकते। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति के मसौदे में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी न पाने और निकाय पंचायत चुनाव न लड़ पाने की बात कही गई, तब इस नियम में भी धर्म का एंगल ला दिया गया। वो सरकारी नौकरियों के चक्कर में ज्यादा नहीं रहते, उनको नगर निगम के चुनाव नहीं लड़ने हैं, तो वो उसमें क्या होगा कि लेगा नसबंदी जो भी है 1-2 बच्चे से अधिक पैदा ऐसे भी नहीं कर रहा अधिकतर जो हिंदू है, और उस जब कानून बन जाएगा तो हिंदू तो कानूनन रूप से भी रुक जाएगा और वो नौकरी के चक्कर में बच्चों के करियर के चक्कर में रुक जाएगा। लेकिन क्या होगा, एक वर्ग जो मुस्लिम वर्ग है खासतौर से, उसमें जो अशिक्षित लोग भी हैं तो वो जनसंख्या अपनी बढ़ाना शुरू करेंगे और 5 साल 10 साल में इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी कि वो चाहे तो संसद की और चाहे तो संविधान की संशोधन कर सकते हैं। हालत यह है कि सबको अपने अपने धर्म की पड़ी है। नीति बनी है कि मुस्लिम पुरुष ने 3 विवाह किया और पहली पत्नी के 2, दूसरी से 1, तीसरी से 2 बच्चे हैं, तो भले कुल बच्चे 2 से ज्यादा हो जाएं, लेकिन पत्नियां अधिकार से वंचित नहीं होंगी। पुरुष होगा जिसके कुल 5 बच्चे हो चुके हैं। अब समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क की दलील है कि पैदाइश अल्लाह का कानून है और कुदरत से टकराना ठीक नहीं। ये ड्राफ्ट वाकई में फिर से एक चुनावी स्टंट के तौर पर उसको देखा जाना चाहिए, इसलिए कि एक हिंदुस्तानी जिसको थोड़ा बहुत भी इल्म होगा वो इस बात का इल्म रखेगा कि जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है वो सिर्फ सूबा उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मसला है, और इसको सिर्फ और सिर्फ 2022 के चुनावी नताइज को और चुनावी अपने फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए पेश किया जा रहा है। यूपी में नीति बनी कि अगर एक ही बच्चे की नीति किसी ने अपनाई तो आर्थिक लाभ, शिक्षा में फायदा और सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन अब ये पॉलिसी भी विश्व हिंदू परिषद को स्वीकार नहीं। जिसका एक ही बच्चा होगा उसको इंसेंटिवाइज करेंगे, उसको प्रोत्साहन और पुरस्कार देंगे, वो हमको स्वीकार नहीं। एक बच्चे के नॉर्म को प्रोत्साहित किया तो जनसंख्या स्थिर नहीं होगी, जनसंख्या कम होती जाएगी। तो सरकार को एक बच्चे वाला नॉर्म नहीं लाना चाहिए। सरकार जब नीति उत्तर प्रदेश में ला रही है कि 2 बच्चे की पॉलिसी मानी तो नौकरी और इलाज में सुविधा प्राथमिकता मिलेगी, तो जैन धर्मगुरु कहते हैं हमें कौन सा टिकट मिलना है, बच्चे तो 4 जन्म दो। मैं तो अपने प्रवचन में बोलता हूँ कि सबको 4 बच्चे होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है। हमारी जैन समाज की आबादी कभी 15 करोड़ थी, कभी 25 करोड़ थी, आज हमारी आबादी 50 लाख रही है। एक समुदाय विशेष बच्चे पर बच्चे पैदा कर रहा है। हमारे लोग जो है कम बच्चे कर रहे हैं, जैन समुदाय 4 बच्चे करे खुशी की बात, मैं तो सबको इनाम दूंगा। ऐसे में आबादी पर नियंत्रण की नीति विकास के मुद्दे से ज्यादा धर्म के ध्रुवीकरण में अटक गई। तो क्या चुनाव से पहले मसौदा लाने का मकसद यही है? क्या और तरीके भी जनसंख्या नियंत्रण के हो सकते हैं? जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। लेकिन बहुत लोग रखता खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है अपना। यूपी में अभी जनसंख्या नियंत्रण नीति के ड्राफ्ट पर रायशुमारी कराई जा रही है। अभी जब नीति का मसौदा आया है तब धर्म के नाम पर जुबानी लड़ाई हो रही है। अगले 7 महीने में चुनाव होना है, तब तक विकासवादी सोच का जनसंख्या नियंत्रण कानून तो लागू नहीं होगा, लेकिन ध्रुवीकरण वाली राजनीतिक बयानों की आबादी तेजी से बढ़ती रहेगी। दिल्ली से संजय शर्मा और आशुतोष मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। संसद के जल्द शुरू होने जा रहे मॉनसून सत्र में यह मुद्दा प्रमुख रहेगा। कई सदस्य प्राइवेट मेंबर्स बिल के तहत इस जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे को उठाने की तैयारी कर रहे हैं और सवाल हालांकि ये भी उठाया जा रहा है कि क्या कानून के साथ साथ जागरूकता, शिक्षा से आबादी नियंत्रण की जा सकती है। अगर हाँ तो यूपी महिलाओं की शिक्षा के मामले में कहां खड़ा है, ये भी हम देखते हैं। महिला साक्षरता दर के मामले में उत्तर प्रदेश देश में 4था पिछड़ा राज्य है।
यूपी में पुरुष 80% साक्षर हैं, महिलाएं 63% पढ़ी लिखी हैं। 11 से 14 साल की 10% बच्चियां आज भी यूपी में स्कूल नहीं जाती। 15 से 16 साल की उम्र तक बच्चियों का स्कूल जाना घटता है। दावा है कि 17% बच्चियां इस उम्र की किसी स्कूल नहीं जाती। ब्रिटिश अर्थशास्त्री रॉबर्ट माइल्स ने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि 2, 4, 8, 16 यानी दोगुनी रफ्तार से होती है, जबकि संसाधनों में बढ़ोतरी 1, 2, 3, 4 यानी सामान्य रफ्तार से। इसीलिए संसाधन और आबादी के बीच समान रूप से नहीं बढ़ पाते। इसीलिए आबादी नियंत्रण जरूरी है, लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति के बिना। वैसे नियंत्रण तो उस महंगाई को भी करनी जरूरी है जहां जून में खाद्य महंगाई दर 5% के पार है। सरकार 2 बच्चों से ज्यादा होने पर सरकारी नौकरी देने से वंचित करने की बात करती है तो लोग पूछते हैं कि लाखों पद खाली पड़े हैं, पहले उन्हें भी तो सरकार भर ले। सरकारें जब भी कोई जरूरी संसाधन नहीं दे पाती तो बढ़ती आबादी को दोष देती है, लेकिन हर कमी का कारण बढ़ी हुई जनसंख्या नहीं हो सकती। कई बार कारण शुद्ध राजनीति बनती है, जैसे देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। हरियाणा और दिल्ली के बीच पानी पर लड़ाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। एक तरफ तस्वीर है हिंदुस्तान की एक बेटी शिरीषा बंदला की, जो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बनती है, और दूसरी तरफ तस्वीरें हैं भारत की राजधानी दिल्ली में देश के बेटे बेटियों की, जो अंतरिक्ष नहीं बल्कि पानी की किल्लत से जूझते अपने स्पेस में टैंकर आने पर उसी टैंकर पर चढ़कर पाइप से पानी खींचकर अपनी और अपने घर वालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लाचार है, क्योंकि दिल्ली का पानी तो राजनीति की पाइप में फंसा है। इतने दिनों से दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ, लेकिन दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। हरियाणा सरकार ने दिल्ली के हक का पानी रोक लिया है। जब दिल्ली में हालत ये कि वोट देकर सत्ता सौंपने वाली जनता सड़क किनारे घंटों बैठकर पानी का इंतजार करती है और टैंकर आते ही अपनी अपनी बाल्टी अपना अपना पानी के लिए लोग टैंकर पर चढ़कर पाइप का एक हिस्सा उसके भीतर डालकर पानी की जंग लड़ने को मजबूर होते हैं, तब ये तस्वीर भी दिल्ली में सामने आती है, जहाँ पानी की राजनीति के दंगल में पानी की बौछार बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर की जाती है ताकि वो पीछे हटे। तो ऐसा क्या हुआ कि जहां आम आदमी पानी के लिए परेशान है देश की राजधानी में, वहां जनता के लिए पानी कम है, राजनीति के लिए पानी बहुत ज्यादा है। पानी पर सच झूठ की लड़ाई में सोमवार को जेसीबी पर चढ़कर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ता केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के घर का पानी कनेक्शन काटने पहुंचे। ऐसा इसलिए क्योंकि 24 घंटे पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी बीजेपी के दिल्ली मुखिया आदेश गुप्ता के घर का पानी कनेक्शन काटने पहुंचे थे। पानी का कनेक्शन काट राजनीति की नौबत दिल्ली में इसलिए आई क्योंकि यमुना दिल्ली में सूख गई। दावा है कि 1965 के बाद पहली बार दिल्ली में प्रमुख तौर पर पानी सप्लाई करने वाले वजीराबाद बैराज में जल स्तर सबसे कम स्तर पर आ चुका है। तो जब यमुना दिल्ली में सूखेगी तो जनता का गला भी सूखेगा। मैं मौजूद हूँ यमुना नदी के बीचों बीच, लेकिन यह नदी नहीं बह रही है। गर्मी का मौसम है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी की सप्लाई मेरे ठीक पीछे मौजूद एक वाटर प्लांट से होनी है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में करीब 8 से 9 फीट यमुना नदी का जल स्तर गिर गया है और नौबत ये आ गई है कि मैं उस जगह पर इस वक्त चल पा रहा हूँ जहाँ से यमुना नदी बहती है। जहाँ पानी होना चाहिए वहाँ अगर पैदल चल सकते हैं तो फिर यमुना का पानी दिल्ली वालों को जो मिलना चाहिए वो कहाँ गया? राजनीति के आरोप यहीं पर बहने लगते हैं। हरियाणा सरकार ने दिल्ली के हक का पानी रोक लिया है और वो दिल्ली की ओर नहीं आने दिया जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली में यमुना नदी के माध्यम से जो पानी आता है उसका स्तर घट गया है। आज वो नदी सूख गई है। इतने दिनों से दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ, लेकिन दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया है और इनके जो नेता हैं वो पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। आखिर दिल्ली की जनता ने आपको चुनकर भेजा है कि दिल्ली में साफ स्वच्छ पानी, अविरल पानी उपलब्ध कराए। इसीलिए अब दिल्ली सरकार अपने हक का पानी हरियाणा से लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इस आरोप के साथ कि हरियाणा सुप्रीम कोर्ट के 1996 के आदेश की अवमानना करके दिल्ली का पानी रोक रहा है, क्योंकि 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था
दिल्ली में पानी की जरूरत पूरा करने के लिए वजीराबाद बैराज को उसकी क्षमता मुताबिक हरियाणा पूरा पानी देगा। साथ ही अदालत ने कहा था कि हरियाणा को 330 क्यूसेक लीटर पानी अतिरिक्त देना होगा। जवाब में हरियाणा सरकार पानी रोकने के आरोप खारिज करती है। 1049 क्यूसेक पानी उनको लगातार हम दे रहे हैं। वो हरियाणा को बदनाम करने की जो उनकी प्रवृत्ति है उसको बंद करे। पानी के बर्बादी के आरोपों और दिल्ली की सूखी हुई यमुना की तस्वीरों के बीच में भले राजनीति खूब पानी से फल फूल रही हो, आम आदमी परेशानी है, जिसे भारत की राजधानी में रहने के बावजूद पानी की पॉलिटिक्स में फंसकर रोज संघर्ष करना पड़ता है। संजय शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। पानी के बाद कहानी अब बेटियों की। देश और राज्यों में आदिवासी कल्याण के लिए मंत्रालय बने हुए हैं, मंत्री शपथ लेते हैं, अधिकारी वेतन पाते हैं, फिर भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर पर आदिवासी बेटियों को मजदूरी के नाम पर ले जाने की बोली लगती है। पता भी नहीं चलता सैकड़ों गरीब आदिवासी परिवार की लड़कियां कहां चली गईं। सैकड़ों बच्चियां अब भी गायब हैं। ये परिजन आज तक से मिले, इंसाफ दिलाने की दस्तक देने को कहा। बंधे हुए हाथ, ढका हुआ चेहरा, सहमी हुई आंखें, बढ़ी हुई धड़कन। ये बेटियां राजस्थान के आदिवासी समाज से आती हैं। वो आदिवासी समाज जिसके कल्याण की कस्में नेता चुनावों में खाते हैं। इनकी कहानी सुनेंगे तो सिहर जाएंगे आप। शोषण करने वाले दलालों को संरक्षण देने वाले पुलिस वालों और आंख मूंद लेने वाली राजनीति के हाथों पीड़ित बनाकर छोड़ दी गई इन बेटियों और परिवारों की आवाज बनता है आज तक, जिनकी कहानी आपके सामने लाने जयपुर में आज तक संवाददाता शरद कुमार इन बच्चियों और परिजनों तक पहुंचे, जिन्हें अपनी इंसाफ की दस्तक देने राजधानी जयपुर आना पड़ा। 16 साल की यह आदिवासी बच्ची मजदूरी के लिए राजस्थान में अपने घर से गुजरात ले जाई गई थी, जहां मजदूरी की जगह सौदेबाजी की जाने लगी। दलाली की बातचीत हो रही थी, वहाँ 2 लाख कुछ सौदेबाजी की और 1 लाख एडवांस लेकर वापस मेरे को छाणी गांव में लेकर आए और उस मकान में बंद कर दिया। 1 साल तक शोषण सहकर आई इस बेटी को इंसाफ अब तक नहीं मिला। राजस्थान के आदिवासी इलाकों की सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात से सटी है। गरीबी और पिछड़ेपन के कारण राजस्थान की आदिवासी बच्चियों को मजदूरी के नाम पर दूसरे राज्य ले जाते हैं, जहां ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, और फिर जिनका नाम भी हम आपको नहीं बता सकते, इन बेटियों को एक जगह से दूसरी जगह, एक घर से दूसरे घर बोली लगाकर खरीदने बेचने का काम शुरू हो जाता है। आदिवासी कल्याण की सारी बातें हवा हो जाती हैं। 20 साल की बेटी की कहानी सुन लीजिए। क्या हुआ था आपके साथ? મજૂરી જતી ખેડવાઈ, પછી ગાડીવાળા ઉછી કરીને ગાડીમાં કમા બિહારી લઈને જતા, પછી અમે બહુ ગપારા ને એટલે એક ભાઈ હતા ને એક ભાઈએ બસાવી લીધી, પછી એ ભાઈએ મને ઉતારી દેતી हो। आप कहेंगे कि फिर पुलिस के पास क्यों नहीं जाते ये परिवार? वजह है, जाने से डरते हैं। डरने का कारण है भ्रष्टाचार, जो बेटी खोजने के बदले रिश्वतखोरी को जन्म देता है। कितने दिन हो गए? शुक्रिया ले। कितने दिन हो गए बेटी को गए हुए? बेटी से 3 साल। 3 साल। तो पुलिस के पास गए थे? पुलिस के कोई गई नहीं, कोई सूचना नहीं मिली। 20,000 रुपया भरा गुड्रा साहब ने पुलिस को। हाँ। उदयपुर के आदिवासी इलाके में जब इन परिवारों की किसी ने नहीं सुनी, तो ये परिजन जयपुर आए, जहां बीजेपी के सांसद भी पहुंचे। वालों का पुलिस थानों पर इतना शिकंजा कसा हुआ है कि पुलिस थाने वाले उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है, और कर भी लेते हैं तो कार्रवाई नहीं करते, और पुलिस और माफिया मिलके इनको डराते धमकाते हैं। जबरदस्त शोषण की कहानी है। दिल्ली से जयपुर तक आदिवासी कल्याण मंत्रालय है, मंत्री हैं, क्या इन्हें भी जानकारी नहीं? संवाददाता शरद कुमार इन बच्चियों को इंसाफ दिलाने का सवाल लेकर राजस्थान के आदिवासी मंत्री तक पहुंचे। वहां उनके साथ में किस तरह से शोषण होता है उसके लिए तो हम कह नहीं सकते, पर कहीं न कहीं वो जो दलाल टाइप लोग हैं
वो इनके साथ में अत्याचार करते हैं, ये बात सही है। यानी मंत्री तक को पता है सब कुछ और दावा है कि 1000 से ज्यादा आदिवासी बच्चियों के राजस्थान से मजदूरी के नाम पर ले जाकर गायब कर दिया गया। यह आंकड़ा है और कार्रवाई 0। सवाल उठता है कि महिला आयोग से लेकर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग तक है, वह क्या काम कर रहा है। यह देखना हो, समझना हो तो इनके हालात को देखकर आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ना हो तो आदिवासी इलाकों में जाकर समझा जा सकता है कि किस बेदर्दी के साथ इनकी जिंदगी संपन्न लोग रौंद रहे हैं और ये आदिवासी अपने हक और हुकूक के लिए आज भी सड़कों पर घूम रहे हैं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। दस्तक में आगे बात तालिबान की, जो 20 साल बाद एक बार फिर ताकतवर बनकर उभरा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए दस्तक।